नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ एक बार फिर लंदन जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। कल उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ब्लैक लिस्ट से अपना नाम निकलवाने की दरख्वास्त दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें मायूस नहीं किया है और आज ही उन्हें बाहर जाने की इजाजत मिल गई है। इतलात ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब की टिकट पहले से ही बुक थी। कुछ एनालिस्ट कल ही ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब अब मुल्क से जाने वाले हैं, लेकिन हुकूमत का इस बारे में क्या मौकफ है? सबसे इंटरेस्टिंग मौकफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब का आया। शहबाज बाहर जाने की इजाजत देना कानून के साथ मजाक, इतना जल्द फैसला तो पंचायत में नहीं होता। इस तरह से उनका फरार होना बदकिस्मती होगी। इससे पहले वो नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं। सवाल यह है कि इस गारंटी का क्या बना? फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। फवाद साहब, ये जो सवाल आपने उठाया है इसका जवाब भी जरा बता दें कि शहबाज शरीफ साहब ने तो नवाज शरीफ साहब की गारंटी दी थी, तो अब क्या होगा? अब यही होगा जी कि ये भी चले जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। अगर ये वापस चले गए तो, और पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये मुल्क से इस तरह से फरार ना हो सकें। और लेकिन जिस तरीके से एक ही दिन में पिटीशन फाइल हुई, उसी दिन जो है वो उनको बुलाया गया, उनका बयान हुआ और उसी दिन ही फैसला भी हो गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितनी तेज़ रफ्तारी से इंसाफ हुआ है। और उन्होंने जिस तरह से आपने बताया कि अपनी सीट भी पहले से बुक की हुई है और आज रात को 3 बजे वो मुल्क से जा भी रहे हैं। यानी हुकूमत के पास ये मौका भी नहीं है कि वो इस फैसले को अपील ही कर सके। तो अब देखते हैं, इस वक्त हमारी जो कानूनी टीम है वो सर जोड़ के बैठी हुई है और वो देख रहे हैं कि क्या ऑप्शंस जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि आपका अपना कानून का बैकग्राउंड भी है, क्या उनको ये इजाज़त मिलना कानूनी तौर पर नहीं ठीक? कानूनी तौर के ऊपर तो सच्ची बात यह है कि ये काफ़ी मुश्किल बात है। इस तरह के प्रेसिडेंट्स बड़े कम हैं और जहाँ पर इस तरह की जो है वो इतनी जल्दी एक ही दिन में केस लगे, फिर नोटिस हो और फिर जो है वो इजाज़त भी मिल जाए, इतना ज़्यादा क्विक जस्टिस जो है वो तो बड़ा ही आपको अनप्रेसिडेंटेड आपको ये मिलेगा। आमतौर पे तो ऐसा नहीं होता। एक तरफ इस सवाल जो बड़ा अहम है वो एहतसाब और इंसाफ के निज़ाम के हवाले से है। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले इस हवाले से एक स्टेटमेंट दी, लेट्स वॉच दैट। जेलों में सिर्फ गरीब लोग नजर आते हैं और उसकी वजह है कि हमने देख लिया कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकता और जो जेलों में जाते हैं वो सिर्फ गरीब लोग जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है बड़े बड़े महंगे वकील करने के लिए। सब इकट्ठे हुए हैं, 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, जो हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं, वो एहतसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। प्राइम मिनिस्टर जब इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो वो क्या कहता है मुल्क के निज़ाम के बारे में और आपकी गवर्नमेंट के बारे में? नहीं, निज़ाम के बारे में देखिए, हमारे यहाँ जो एक गलत फहमी है ना, वो ये है कि जो वज़ीर आज़म है वो कुछ भी कर सकता है, जो काबीना है वो कुछ भी कर सकती है। देखिए, जो लोग भी, आप जैसे लोग जो इस निज़ाम को करीब से देखते हैं और जो लोग इस निज़ाम के अंदर हैं, उनको लिमिटेशंस का पता है। उनको लिमिटेशंस का पता है कि यहाँ पे किसका क्या इख्तियार है, कहाँ से कहाँ तक इख्तियार इस्तेमाल हो सकता है और उसके बाद इख्तियार ख़त्म हो जाता है और दूसरा साइड का इख्तियार शुरू हो जाता है। अब ये जो यहाँ पे मामला है वो इस तरह का है कि इसमें बहुत पेचीदा निज़ाम है। हुकूमत का एक फ़र्ज़ है वो हमने अदा किया। हमने जो मुआवनत चाहिए थी नैब को वो हमने फराहम की, हमने जो इंटरनेशनली जो कोऑपरेशन चाहिए था वो लेके दिया। और एक केस इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है वो इंतहाई ठोस केस है। आप देखिए, बाकी मुकदमे कभी बनते थे माजी में, वो बनते थे कि किसी आदमी को पकड़ते थे, उसको मार कुट लिया, उसके उससे मर्जी का बयान ले लिया और वो केस बन गया। यहाँ पर एक भी ओरल एविडेंस के ऊपर केस नहीं है,
सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है किस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने पैसे जो हैं वो उनके अकाउंटों में आते थे, उन अकाउंटों से एक फिर जो रेडी वाले या ये जो बेचारे गरीब जो उनके पास मजदूर लोग काम करते थे या बाकी जैसा मंजूर वो पापड़ वाला था या बाकी लोग थे, उनके नाम के ऊपर अकाउंट खुलते थे, वो पैसे उनके अकाउंटों में जमा होते थे, उन अकाउंटों से वो पैसे जो हैं वो हवाला होते थे और फिर टीटी लग के वापस शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में आ जाते थे। ये तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो इस वक्त अदालतों के सामने है। और बड़ी बदकिस्मती है कि एहतसाब कोर्ट्स वो फैसला नहीं कर सकी जो उनके सामने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में पड़ा हुआ है, और यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक दिन में फैसला लेके अब हमें टाटा बाबा बाय बाय करने के मूड में भी है। क्योंकि जो बयानिया है या जो वादा था एहतसाब का वो आपकी हुकूमत ने लगाया था या आपकी पार्टी ने लगाया था, सो उसका नुकसान भी आप ही को होना है। एक सियासी तरीक़ाकार भी है, एक तो कानूनी पहलू है जिस पे हमने अभी डिस्कस किया, सियासी तरीक़ाकार है कि पहले नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए, आपकी हुकूमत बाद में कहती रही कि नहीं गलती हो गई चले गए, अब शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो आपका जो बयानिया है सियासी तौर पर ये आपके लिए एक धचका है, आप समझते हैं? देखिए जी, सच्ची बात तो यह है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला डिजास्टर्स था और मैं तो उस वक़्त भी यही मेरा मशवरा था कि नवाज शरीफ को बाहर ना भेजा जाए, क्योंकि उसके नतीजे में हमारा जो बयानिया है, हमारा जो नैरेटिव है अकाउंटेबिलिटी का, वो बुरी तरह मुतासर होना था और वो बुरी तरह मुतासर हुआ। और अब ये शहबाज शरीफ साहब का बाहर जाना भी जो है, इसमें फ्रेंकली बात यह है कि हम तो एक आईनी हुकूमत हैं, हम अदालती फ़ैसलों के ख़िलाफ़ क्या उसमें सिवाय इसके कि आप लीगल प्रोसेस इख्तियार करें, आप और तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बात आपकी इसमें बड़ा वज़न है कि शहबाज शरीफ बाहर जाएंगे तो दोबारा चूँकि वो लोग जो निज़ाम को नहीं समझते हैं, और आम आदमी तो नहीं समझता है, उसको तो लगेगा कि ये हुकूमत की नाअहली कमज़ोरी है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुसलसल हमारी तवज्जो दिला रहे हैं, अवाम की तवज्जो दिला रहे हैं कि किस तरह से ये जो निज़ाम है, ख़ुसूसन जो निज़ाम इंसाफ है, ये ताकतवर के हक़ में टिल्ट किया गया है, ये ताकतवर के लिए बनाया गया है, और तमाम जो गरीब लोग हैं हमारे वो जेलों में हैं, तमाम ताकतवर लोग जो हैं वो जेलों के दरवाजे तोड़ के बाहर आ जाते हैं, और नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ इसकी एक मिसाल है। इन तमाम के ख़िलाफ़ मुकदमात अरबहा रुपए की चोरी के हैं। हमारे जो सारे छोटे चोर हैं वो जेलों में हैं, सारे बड़े चोर जो हैं वो निज़ाम की कमज़ोरी से फ़ायदा उठा के बाहर आ गए हैं। अब हम लोग अभी तक जो तरीक़े इंसाफ है, हम हुकूमत में तो हैं लेकिन हम निज़ाम नहीं बदल सके। निज़ाम बदलने की जदोजहद अभी जारी है, और वो जब तक बदला नहीं जाएगा निज़ाम, ये जदोजहद जारी रहेगी। तो यहाँ पर क्योंकि अभी आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का फैसला डिजास्टर्स था, किसका फैसला था ये? जिससे पूछो वो कहते हैं हमारा फैसला नहीं है, कुछ अहम मीटिंग्स हुई वहाँ भी पूछा गया, कोई इस फैसले की ओनरशिप नहीं ले रहा, तो ये किसका फैसला था? शायद आप नहीं, ओनरशिप तो देखिए जी काबीना का फैसला था। मैं आपको बिल्कुल इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब ने वो तमाम हकायक जो हैं वो काबीना के सामने आए थे, और वज़ीर आज़म ने कहा कि बात यह है कि जी मैं अपनी राय नहीं लेता, आप लोग खुद फैसला कर लें। अब वहाँ अनफॉर्चुनेट था कि सवाए मैं था, जुल्फी था, हमारे और भी दो तीन दोस्त थे, फैसल था और लोग थे, लेकिन अक्सरियत जो थी, गालिब अक्सरियत जो थी, वो नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने देने के हक में थे। और उसकी बड़ी वजह मज़ारी साहिबा भी थी, क्योंकि उनका जिक्र बार बार करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो और बहुत सारे लोग थे जो जाने के हक में थे। लेकिन उसमें इशू ये था, मैं आपको सच्ची बताऊं, कि जिस तरीके से एक मीडिया कैंपेन खड़ी की गई और बताया गया कि नवाज शरीफ को अगर बाहर ना भेजा गया तो उनकी जान को ख़तरा है, तो जेन्युइनली लोग समझते थे कि उनकी जान को ख़तरा है, और इसलिए वाज़ेह अक्सरियत जो थी वो चाहती थी कि उन्हें बाहर भेजें। और ज़ाहिर है हम तो सियासत कर रहे हैं, हमारा कोई ज़ाती लड़ाई तो नहीं है, झगड़ा, इस बिना के ऊपर उनको काबीना की वाज़ेह अक्सरियत जो थी वो बाहर भेजे जाने के हक में थी। नवाज शरीफ साहब के लिए कम से कम कैबिनेट को बिठाया गया, मशवरा लिया गया। शहबाज शरीफ साहब की दफ़ा तो ऐसा भी कोई तकल्लुफ़ नहीं है, तो अब ये हम समझ लें कि अकाउंटेबिलिटी वाले मामले पर अब हुकूमत बैकफुट पर है।
देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बैकफुट के ऊपर है, क्योंकि लोगों की तवक्को ये है कि आप इनको सजाएं दिलवाएं और वो पैसे जो हैं, जो अरबा रुपया इन्होंने लूटा है, वो वापस आना चाहिए। अब उसमें हायल जो रुकावटें हैं, उसमें जो नैब का जो एक रोल है, प्रोसिक्यूशन का जो रोल है, अदालतों की एक वसाइल की कमी है या जो भी है, उसकी वजह से हम जो अवाम का जो एक समझिए कि ख्वाहिश थी कि इन लोगों से अरबों रुपया वापस लाया जाएगा, वो जो बाहर से इन 3-4 फैमिलीज का वापस आना था वो वापस नहीं आया। अदरवाइज नैब ने बड़ा अच्छा काम किया। अगर आप उनकी फिगर्स उठा के देखें, जो वो पैसे बाहर से वापस लेके आए हैं वो तारीखी हैं, और ऑब्वियसली चेयरमैन नैब डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर हिज प्रोएक्टिव अप्रोच। लेकिन यहाँ पर आकर के जो ये जो शरीफ फैमिलीज का जो मामला है, यहाँ पर आकर के मामला जो है वो ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से आम आदमी का जो परसेप्शन है अकाउंटेबिलिटी के बारे में, उस पे बहुत आई वुड से कि मायूसी है उनमें। और ये आज के फैसले से ये मायूसी मज़ीद बढ़ेगी, निज़ाम के ऊपर डिस्ट्रस्ट लोगों का बढ़ेगा, और एक लगेगा कि ये निज़ाम क्या है, एक मजाक है। सो जो आपने अभी कहा कि इख्तियार उतना नहीं होता या वैसे नहीं होता जिससे आम आवाम समझती है, उनको समझाना भी मुश्किल है, लेकिन इतना इख्तियार तो ज़रूर है हुकूमत के पास नवाज चौधरी साहब, जो कि आपने ट्वीट भी की कि जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स दी थी जो बाद में सही साबित नहीं हुई नवाज शरीफ साहब की, उनके खिलाफ ही एक्शन ले लेते। देखिए ना, वो एक्शन अब किसने लेना है? वो एक्शन लेना है नैब, उसमें कंप्लेनेंट है, अदालत का फैसला है। अब या तो हम तो कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि अदालत सो मोटो नोटिस ले और देखे कि वो गारंटी जो है जो उन्होंने दी थी नवाज शरीफ की, वो क्यों पूरी नहीं हुई। अब देखिए, या तो इसके ऊपर जो है वो अदालत ने उनको मोटो नोटिस लेना है, या इस केस में आज शहबाज शरीफ जब पेश हुए थे तो अदालत को पहली चीज़ तो यही पूछनी चाहिए थी ना कि आप जनाब शरीफ तो लाए हैं, लेकिन आप तो अपने भाई की गारंटी दे के गए थे, वो गारंटी आप पूरी नहीं कर सके तो आप खुद कहाँ से वापस आएंगे? पहला सवाल तो यही बनता था ना, लेकिन ये तो सवाल नहीं हुआ। अब कसूर तो हमारा ही बनेगा और बात तो हमारी बनेगी, लेकिन ये जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि एक पेचीदा मामला है, इसमें बहुत गिरे हैं इस मामले में, और वो गिरे जो हैं ये हाथों से लगाई हुई गिरें जो हैं वो दांतों से खोलनी पड़ती है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। पहले तो आपका क्या ओपिनियन है कि अगर ऐसा वक्त आया तो क्या प्राइम मिनिस्टर असेंबली तोड़ सकते हैं? देखिए, बात यह है कि प्रिया, देखिए मैं हूँ, आप हैं, हम लोगों का एक अपना जो एक हम वी नो ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमारा ये भी काम होता है कि हम तज्जिया करते हैं। ये हमारा एक, जब भी हम लोग मिलते हैं, किसी बाहर पे भी मिलेंगे तो हम लोग अपना एनालिसिस करते हैं। ज़रूरी नहीं कि एनालिसिस हर वक्त बायस्ड ही हो। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान लेट से असम्बलियाँ तोड़ेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? क्या ये कोई नंबर जो है वो बहुत चेंज हो जाएगा, या ये लगेगा कि कोई यहाँ पे बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ जाएगी या कुछ हो जाएगा? मोर और लेस इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन में स्टेटस को बरकरार रहेगा, कोई बहुत बड़ा चेंज जो है वो नहीं आना। यहाँ तक ये समझते हैं ना कि पीपल्स पार्टी या PMLN बड़े तगड़े हैं। आप अंदाज़ा लगा लें, खुशाब के जो इलेक्शन हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी को 235 वोट मिली है। उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पीपल्स पार्टी के टिकट की इस वक्त पंजाब में क्या वर्थ है। इसी तरह से जो PMLN है, ये सेंट्रल पंजाब की पार्टी है। सेंट्रल पंजाब के बाहर इनका कोई वोट बैंक भी नहीं है, ना इनके पास कोई कैंडिडेट है, ना 1300 सीटों पे इलेक्शन होने हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों ज़्यादा से ज़्यादा 400, 500, 700 कैंडिडेट से ऊपर की पार्टी नहीं है, सवाए PTI के जो 1300 में से मैक्सिमम नशिस्तों के ऊपर अगर कोई पार्टी कैंडिडेट ही खड़े कर सकती है तो वो PTI खड़े कर सकती है। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिनको कोयटा में भी वोट है, उनका पेशावर में भी वोट है, कराची में भी वोट है, लाहौर में भी वोट है, गिलगित में भी वोट है, मीरपुर में भी वोट है। ये वाहिद, ये एक वक्त था जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद को ये एडवांटेज हासिल था, उसके बाद सिर्फ इमरान खान को ये एडवांटेज हासिल है। सो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को इस तरफ जाएंगे या जाना चाहिए। अब इस सिस्टम को अगर कमज़ोरियाँ हैं इसमें, बट इसको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए।
क्या कभी कहा है प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं ये कर सकता हूँ? नहीं, मेरे सामने तो कभी नहीं कहा, ना ही उनका कोई इरादा है, ना ही वो ये करेंगे। और जो असद उमर साहब की अगर आप पूरी स्टेटमेंट वो क्लिप चलाएंगे तो आपको मालूम होगा कि असद उमर साहब 2013 के एक वाक़े का हवाला दे रहे थे, जिसमें वो ये कह रहे थे कि जब KP ये सारे लोग उनके सामने आए तो उन्होंने PM ने उनको ये वाक़या कहा। टोटली डिस्टॉर्शन है आई वुड से कि जो असद उमर साहब जो करना चाह रहे हैं ये उसमें। लेकिन क्या ऐसा है कि कुछ रुकावटें हैं जो प्राइम मिनिस्टर महसूस कर रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे अपना विजन? कुछ स्टेटमेंट से लगता है कि वो इसका बार बार इजहार करते हैं कि कुछ रुकावटें हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, रुकावटें तो बेशुमार हैं जी, रुकावटें तो इस सिस्टम में हर कदम के ऊपर हैं और आपने उनका मुकाबला करना है। और उन्हीं रुकावटों को जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि हुकूमत में हम हैं लेकिन निज़ाम बदलने में अभी हम कामयाब नहीं हुए। निज़ाम बदलने के लिए एक जदोजहद चाहिए। मसलन मैं आपको बताऊं कि आप देख रही हैं कि कल से ये जो इमरान खान ने बात कही कि हमारे जो एम्बेसडर्स हैं और हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो मजदूरों के साथ खड़े हों, उनकी बात भी सुना करें, गरीब लोगों की बात सुने। आप उस पर रिएक्शन देखें क्या है। आप ये देखें कि उसके ऊपर जो हमारा इशराफिया है, हमारे इवन जो रिटायर्ड डिप्लोमेट्स हैं, उनके आप बयान पढ़ें क्या है। यानी अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पे लेबरर की बात करे, मज़दूरों की बात करे, तो एक एलीट मीडिया भी उसके साथ खड़ा हो जाता है और एक पुराने जो एलीट आपका ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। ये ख़ुद एक निज़ाम की खामी का आपका इजहारिया है। ये जो मामला है कि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि एम्बेसी स्टाफ को कि आप मज़दूरों की बात सुने, आप उनके साथ खड़े हों, आप उनके साथ लेके चलें, और उसके ऊपर भी जो है वो तनकीद आई है और जुर्रत है लोगों की कि वो इसके ऊपर तनकीद करें। लेकिन एक तासुर बना हुआ है आपकी हुकूमत के हवाले से। खुद प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं ब्यूरोक्रेसी उस तरीके से ताउन नहीं करी, खासतौर पे पंजाब में। उसमें अब जो आपके CM की मामलात हैं वो अलग हैं, लेकिन ये एक हकीकत है। सो क्या ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक ये तासुर हो गया? कुछ अर्से पहले आपने देखा कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की भी एक आ गई वीडियो फुटेज जहाँ पे वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल रही थी ब्यूरोक्रेट के साथ। तो ब्यूरोक्रेट्स में ये तासुर फैल गया है कि आपकी हुकूमत उनके खिलाफ है। देखिए, खिलाफ तो नहीं कहना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की एक अपनी इम्पोर्टेंस है और फ्रैंकली मुझे जितने ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिला है मुझे उनका फुल कोऑपरेशन मिला है और मुझे कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं हुई है। और ये अलबत्ता ज़रूर है कि यहाँ पे चूँकि नवाज शरीफ फैमिली एक बहुत तवील अरसा हुकूमत में रही है, उसके नतीजे में क्या हुआ है कि ये बड़े वेल इंट्रेंच्ड हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट्स इनके साथ काम इतना लंबा अरसा कर चुके हैं उनकी एक हमदर्दियाँ हैं इधर, लेकिन वो तो फिर हमें सलाहियत होनी चाहिए कि उनको हम हटा सकें और अपना काम जो है अपने लोग जो हैं लगाएं जिसमें वो काम एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट काम कराना पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक और चैलेंज है, वो भी हो जो है वो आपको डील करना ही पड़ता है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी इस हुकूमत ने बड़े अच्छे किए हैं और उसमें भी जो है वो एक हमें नज़र आ रहा है कि हम एक राइट डायरेक्शन के ऊपर आगे जा रहे हैं। आपने खुद कहा कि हमें निज़ाम की तब्दीली में अभी देर हो रही है, लेकिन रिफॉर्म का एजेंडा पे आपके ख्याल से आप कहाँ तक पहुंचे हैं? पुलिस रिफॉर्म से ले लें, वहाँ पे कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया, और दीगर मामला में चले जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म लाना मुश्किल काम है, लेकिन पुलिस से तो आगाज कर सकते हैं। नहीं, रिफॉर्म्स में कुछ तो बड़े अच्छे काम हुए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें कि जो इन्होंने ये किया है कि आप पहले तो आप सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को कहीं पे निकाल ही नहीं सकते। अब इन्होंने ये कर दिया है कि अगर आपकी 3 ACRs ख़राब है, आप 2 दफ़ा प्रमोशन बोर्ड में नहीं आ सके और थर्डली आप इनएफिशिएंट हैं, तो आपको नोटिस दे के निकाला जा सकता है। और अब एक बहुत बड़ी तादाद जो ब्यूरोक्रेट्स की है उसको इन नोटिस का सामना है और उनका एक रिव्यू चल रहा है और वो जो है वो निकाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो इसमें पॉलिसी है कि जो ऑफिसर्स जो हैं उनको रोटेशन में नहीं आए, उनको सूबों में दूसरों में नहीं गए, उनको रोटेशन में डाला गया है, जो बड़ा एक मैं समझता हूँ मुस्बत फैसला है अभी इस सारे मामले को देखते हुए और इसको लेते हुए। और इसके अलावा भी आप देखें प्रिया, ये बात नहीं होती है, हमने 58 सरबराहान मुकर्रर किए हैं
कॉरपोरेशंस के इदारों के, एक के ऊपर भी कोई स्कैंडल नहीं बना, एक के ऊपर भी किसी ने ये नहीं कहा कि अपनी मनपसंद का फलाने ने लगवा लिया या फलाने ने लगवा लिया। तमाम एक पूरे प्रोसेस से आए हैं, तमाम सरबराहान जो हैं वो एक प्रोसेस से निकले हैं और उस प्रोसेस में निकलने के बाद जो है वो लगाए गए हैं। अब उसके नतीजे में एक भी केस अदालत में फ़ाइल नहीं हुआ किसी सरबराह के ख़िलाफ़। और दिस शोज़ द ट्रांसपेरेंसी इस गवर्नमेंट ने जो ऑब्ज़र्व की है, दिस शोज़ के किस किस्म का हमने जो अपॉइंटमेंट्स का कल्चर अपना क्रिएट किया है। सो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हमारे सामने आती हैं जो अदरवाइज़ पाकिस्तान में नापैद था। पाकिस्तान में तो आपने तमाम जो इदारे तबाह हुए हैं वो कैसे तबाह हुए हैं कि उनके सरबराहान जो हैं वो सारे सिफारिश पे लगाए गए, उनको जो है वो आपने पूरा एक जो मिनिस्टर्स थे वो उनको पैम्पर करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, वो मिनिस्टर्स को करते थे और पूरे इदारे बैठ गए। अब ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान में कि एक मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जिसका एक सबूत ये भी है कि एक भी केस उनके खिलाफ फाइल नहीं हुआ। वक्त हुआ एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। सो अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल आउटलुक पर, क्योंकि ब्लॉक्स बन रहे हैं दुनिया में, उसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान में है। बीच में हमने देखा कि हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब से जो कि हमेशा दोस्ताना रहे हैं, स्ट्रेंड हुए। अब वजीर आजम 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो क्या फ़र्क देखेंगे हम? क्या इसका असर इंटरनेशनल ब्लॉक्स पे भी पड़ने जा रहा है? पाकिस्तान के सऊदी अरब से ताल्लुकात किधर हैं इस वक्त? देखिए, ये दौरा तो ज़्यादातर जो है वो एक समझिए कि एक दोस्ताना ताल्लुक़ है हमारा हिज रॉयल हाइनेस से और शाही फैमिली से। फिर उसके बाद हमारा एक बहुत एहतराम का रिश्ता है जो सऊदी अरेबिया के लोगों से, पाकिस्तान के लोगों का। सो ये तो दौरा एक इसकी कोई बहुत ज़्यादा आई वुड से कि कोई बहुत मुआशी तौर के ऊपर आप कहें या एक उसका स्ट्रेटजी कितना वो वीएन उसका वो उस तरह का नहीं होगा, लेकिन इस दौरे का एक सिर्फ ये इजहारिया है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात का, और ये ताल्लुकात बहुत करीबी हैं। और इसके जो इस वक्त भी हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान का और प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत ज़ाती बॉन्ड है और ताल्लुक़ है, और इसको जो है वो हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा होगा आगे पाकिस्तान को। राइट। सो अभी एक और काम, ई वोटिंग की तरफ जाएं, इलेक्टोरल रिफॉर्म लेकर आए, उस पर कोई पजीराई नहीं मिल रही है आपको अपोजिशन की तरफ से। शाह खाकान अब्बासी साहब की जरा एक स्टेटमेंट देखिए। यहाँ पर मामला इलेक्टोरल प्रोसेस की तब्दीली का नहीं है, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने का है। इतने सवाल हैं उस इलेक्शन के बारे में। अब्बासी साहब, एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यू आर टेलिंग मी कि इस मुल्क को इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत नहीं है? नहीं है, क्योंकि आपको जो why are you saying that? 17 में हुआ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सारी जमातें बैठी हैं, सबने मिलकर। नवीद कमर साहब को पीपल्स पार्टी ने नॉमिनेट कर दिया, नवीद कमर साहब उस कमेटी का हिस्सा भी थे। की ज़्यादती तशद्दुद इस्तेसाल से महफूज रखने के लिए इक़दाम करेगी, और इसकी और भी शिकें हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फवाद साहब, ये बड़े अच्छे इक़दाम हैं, और मैं आपको बता सकती हूँ कि कुछ साल पहले मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और जिसमें ये दिखाया था कि, और बड़ा मुझे तकलीफ हुई थी कि कैमरामैन जब जाते हैं हॉस्टाइल एरियाज में तो वो अपनी जान से ज़्यादा अपने इक्विपमेंट को बचाते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट की पूछ होती है, इंसान की कोई पूछ नहीं होती इदारों में, अनफॉर्चुनेटली। ये आप सबको ऑन बोर्ड लेंगे कैसे इस पर? नहीं, देखिए, ये तो लॉ है, ऑन बोर्ड लेने की तो उसमें बात ही नहीं है। ये तो पार्लियामेंट के अंदर लॉ है जो अप्रूव हो रहा है, और इसमें जो हमारे सारे मीडिया ओनर्स हैं दे आर बाउंड बाय द लॉ। और ये बात आपने बिल्कुल सही की है, हमारे यहाँ जो मीडिया वर्कर्स हैं, ख़ुसूसन हमारे जो कैमरामैन हैं, हमारे जो सहाफ़ी हैं जो कि फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज़ था। ये 2018 में मैंने आइडिया फ्लोट किया था, फिर उसके बाद डॉक्टर शीरी मज़ारी ने इसके ऊपर बहुत काम किया, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट हर ग्रेट वर्क दैट व्हाट शी हैज़ डन। और उसके बाद चलता चलता अब ये आकर के इसको अप्रूव हुआ है। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि ये कानून जो है वो बने, और मुझे खुशी है कि इसके नतीजे में जो हमारे वर्कर सहाफ़ी हैं उनके हकूक़ का कुछ मिनिमम तहफ़्फ़ुज़ जो है वो हो सकेगा। राइट। क्या जहांगीर खान तरीन एक थ्रेट है इस वक्त
प्राइम मिनिस्टर के लिए? नहीं, जहांगीर तरीन कोई थ्रेट नहीं है जी। वो खुद भी कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं, वो इमरान खान के साथ हैं। जो केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि जो भी इस वक्त मामला चल रहा है वो जहांगीर तरीन साहब को भी पता है, इमरान खान सिफारिश वगैरह नहीं करते हैं, वो उसी तरह से ही उनको फेस वो करेंगे। और जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप जो है वो पार्टी के साथ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और पीडीएम का सेकंड राउंड जो होने जा रहा है आफ्टर ईद, उसके लिए हुकूमत तैयार है? मेरा ख्याल है पीडीएम खुद भी तैयार नहीं है उसके लिए। वो तो ऐसे ही उन्होंने बात कर दी है। मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम वो तो एक दूसरे के साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। और अगर वो बैठते हैं तो फिर देख लेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि पीडीएम को बड़ा मसला है। सो ऑन अ लाइटर नोट, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़े पॉपुलर मिनिस्टर थे इससे पहले इधर भी, अब आप वापस इधर आए हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ज़्यादा पसंद आई आपको? याद तो नहीं आती साइंस एंड टेक्नोलॉजी? नहीं जी, बाय लीप एंड फॉरवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में बड़ा हमने काम किया है और बड़ा उसको अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टार मिनिस्ट्री बनाया है। तो उसमें बहुत काम है। मैं अल्टीमेटली मेरा तो ये ख्वाहिश होगी कि हम आईटी मिनिस्ट्री और साइंस मिनिस्ट्री को इकट्ठा करें और एजुकेशन मिनिस्ट्री का साथ एक लाइजन क्रिएट करके, असल तो जो मुल्क को अगर कोई आगे लेके जा सकती है मिनिस्ट्री तो वो तो ये साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रीज ही हैं और आईटी मिनिस्ट्रीज़ हैं। इनके ऊपर हमें बहुत एम्फेसिस करने की ज़रूरत है, हमें इसके ऊपर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है और ये बड़ी की मिनिस्ट्रीज़ हैं। आई होप कि शिबली फराज साहब जो हैं बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं एंड आई होप दैट ही विल बी एबल टू लीड दिस वे थ्रू। सो ईद का नहीं बता रहे आप इस दफ़ा की कब होनी है? नहीं, ईद तो आप रोयत ऐप के ऊपर जाएं और डाउनलोड करें और रोयत ऐप के ऊपर ईद देखें, जो गालिबन मेरा ख्याल है 14 तारीख को है। वो तो हमने पूरे 5 साल का कैलेंडर पहले ही दे चुके हैं, सो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। राइट, फवाद चौधरी साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। डू गिव मी योर फीडबैक। ईद की डेट हमें फवाद चौधरी साहब ने दी है, वो आप भी जाकर ऐप पर देख सकते हैं। 14 तारीख को वो कह रहे हैं ईद होगी। अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।